आइए हम डिस्कस करते हैं डिटेल्ड सजेस्टेड आंसर ऑफ मई 2024 इनडायरेक्ट टैक्सेशन एग्जामिनेशन। ये जो पेपर था वो अबव एवरेज था, आप रेफर कर सकते हो पेपर रिव्यू वाली वीडियो जो हमने द सेम डे जो जब पेपर हुआ था तब डाली थी। वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल्ड आंसर ऑफ मई 2024 पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। XYZ लिमिटेड अ रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर GST इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। जो XYZ लिमिटेड है वो तमिलनाडु में रजिस्टर्ड है। Engaged in providing various kind of supplies of goods and services. It provides the following information for the month of October 2023. जनरली जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन होता है और इसमें कई सारे एलिमेंट जो है वो पास्ट RTP से RTP में 2024, RTP नवंबर 2023 इनसे पूछे गए हैं, तो ये मैनेजेबल क्वेश्चन था। आइए आगे के ट्रांजैक्शन डिस्कस करते हैं। आउटवर्ड सप्लाईज अ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स इन द टेरिटोरियल वाटर्स टू मेसर्स विक्रम इंडस्ट्री रजिस्टर्ड इन केरला। विक्रम इंडस्ट्री को एक कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स भेजा है और वो विक्रम इंडस्ट्री जो है वो केरला में रजिस्टर्ड है और टेरिटोरियल वाटर्स में भेजा है। The said territorial water is located at the distance of 12 nautical miles from the baseline of the state of Kerala. केरला की स्टेट से, केरला अगर ये है, केरला की स्टेट से वो जो टेरिटोरियल वाटर्स है वो 12 नॉटिकल माइल्स दूर है फ्रॉम द बेसलाइन ऑफ केरला। एंड तमिलनाडु की बेसलाइन से, मान लो ये तमिलनाडु है अगर, तो तमिलनाडु की बेसलाइन से 11 नॉटिकल मील्स दूर है। तो हमने ये पढ़ा था, डिस्कस भी करा था कि प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर में कि प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर क्या होगी, जो नियरेस्ट वो स्टेट होगी जो नियरेस्ट होगी टू द कोस्टल बेसलाइन। सिंस इसमें जो नियरेस्ट स्टेट है वो है तमिलनाडु, तो हेंस जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो तमिलनाडु बन जाएगी। और XYZ लिमिटेड तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु टू तमिलनाडु दैट इज इंट्रा स्टेट, hence CGST SGST will be charged. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। प्रोवाइडेड प्योर लेबर सर्विसेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिंगल कमर्शियल यूनिट लोकेटेड इन दिल्ली नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स टू अ कस्टमर इन दिल्ली। प्योर लेबर सर्विसेज प्रोवाइड करी है जो कि सिंगल कमर्शियल यूनिट से रिलेटेड है। सिंगल कमर्शियल यूनिट, जब सिंगल कमर्शियल यूनिट की बात होती है तब ये एक्टिविटी एग्जेम्प्ट नहीं होती। अगर यहाँ पे रेजिडेंशियल यूनिट होता तब ये एक्टिविटी एग्जेम्प्ट होती, तो हेंस ये टैक्सेबल होगा। और सिंस दिल्ली में जो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वो दिल्ली में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई रिलेटेड टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेट होती है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी क्या हो जाएगी, दिल्ली हो जाएगी। और हमारा जो सप्लायर है वो कहाँ का है, तमिलनाडु का, हेंस IGST विल बी देयर। Supplied 25 television over the counter to Mr. Vijay, an unregistered buyer who took it to his residence in Haryana. 25 टेलीविजन्स बेचे हैं अनरजिस्टर्ड बायर को। तो अनरजिस्टर्ड के केस में हमने प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ा था। अगर इनवॉइस पर नेम ऑफ बायर ही लिखा है, ओनली सिर्फ नेम ऑफ बायर लिखा है, कुछ भी मेंशन नहीं है एड्रेस के बारे में या स्टेट के बारे में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती थी, लोकेशन ऑफ सप्लायर। और अगर स्टेट मेंशन है या फिर कंप्लीट एड्रेस मेंशन है, स्टेट जहां पर बायर रह रहा है या कंप्लीट एड्रेस मेंशन है, तब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ एड्रेस या लोकेशन ऑफ दैट स्टेट ऑफ द बायर। ठीक है, तो अगर हम इसके एडिशनल पॉइंट्स में आए तो यहां पर बेटा बात कही है, एक सेकेंड, यहां पर बात कही हुई है, कहां पर कही है, ये रहा, इनवॉइस इशूड टू मिस्टर विजय फॉर टेलीविजन मेंशन ओनली हिज नेम एंड स्टेट। सिंस स्टेट मेंशन्ड है तो यहां पर कंप्लीट एड्रेस नहीं है, तो कंप्लीट एड्रेस की जरूरत भी नहीं होती। अनरजिस्टर्ड के केस में अगर स्टेट मेंशन्ड है, हरियाणा स्टेट इनवॉइस पे मेंशन्ड है, तो यहां पर जो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हरियाणा, हो जाएगा। और हमारा जो सप्लायर है वो तमिलनाडु का है, हेंस इंटर स्टेट है,
तो इस पर IGST आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। सप्लाइज की, इनवर्ड सप्लाइज की बात करते हैं। रिसीव्ड अ डेबिट नोट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवर्ड इंट्रास्टेट टैक्सेबल सप्लाई। इंट्रास्टेट टैक्सेबल सप्लाई के लिए एक डेबिट नोट आया है इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 फॉर द क्वांटिटी डिफरेंस एज एग्रीड। These inward supplies were used for all goods manufactured in the factory। मतलब ये inward supplies बिजनेस के लिए यूज होती थी। जो डेट ऑफ डेबिट नोट है वो 17 अक्टूबर 2023 है। तो फर्स्ट इसमें जो पॉइंट ध्यान रखने वाला है कि हमें ओरिजिनल इनवॉइस की डेट से मतलब नहीं होता, हमें डेबिट नोट की डेट से मतलब होता है, ठीक है। और डेबिट नोट की ITC, डेबिट नोट पर हम ITC कब तक क्लेम कर सकते हैं? अभी हम कहां पर हैं? हम हैं अक्टूबर 23 में। हम ये डेबिट नोट पर ITC क्लेम कर सकते हैं बाय 30 नवंबर 2023 और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, whichever is earlier, ठीक है। तो 3 लाख पर ITC मिल जाएगी, और इंट्रास्टेट है तो CGST एंड SGST हमें मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं परचेज्ड सिल्क यार्न टू बी एज रॉ मटेरियल फ्रॉम मिस्टर रवि हु मैन्युफैक्चर्ड सिल्क यार्न फ्रॉम रॉ मिल्क। मिस्टर रवि इज रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। तो ये लेटेस्ट अमेंडमेंट से एक क्वेश्चन है RCM से। जब भी सिल्क यार्न खरीदते हैं, हमारे केस में खरीदा किसने? XYZ लिमिटेड, रजिस्टर्ड पर्सन नहीं। XYZ लिमिटेड ने सिल्क यार्न खरीदी। तो जब भी सिल्क यार्न खरीदोगे और वो ऐसे पर्सन से खरीदोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो रजिस्टर्ड हो और वो मैन्युफैक्चर करता हो रॉ सिल्क से सिल्क यार्न, तो आपका क्या होगा? यहाँ पर RCM एप्लीकेबल हो जाएगा। इस पर आपका RCM एप्लीकेबल हो जाएगा। ITC तो मिलेगी क्योंकि यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग ITC मिलेगी और यहाँ पर RCM आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। और ये राजस्थान से खरीदा है तो IGST। अवेल्ड सर्विसेज ऑफ एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इन चेन्नई तमिलनाडु फॉर अ वर्थ टू सेटल अ केस रिलेटिंग टू द कंपनीज एक्ट। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विस ली है। RCM तब लगेगा जब रिसिपिएंट आपका कंपलसरी थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड टू रजिस्ट्रेशन होगा। सिंस RCM हमारा जो रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है, बॉडी कॉर्पोरेट है, रजिस्टर्ड सप्लायर है, तो इस पर RCM आपका एप्लीकेबल होगा और ITC भी मिल जाएगी। परचेज अ रॉ मटेरियल फ्रॉम ABK लिमिटेड रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। सिंपल है, रॉ मटेरियल खरीदा है ABK लिमिटेड से, आंध्र प्रदेश में रजिस्टर्ड है। लेकिन इसके बारे में एक नीचे बात कही है, वो देख लेते हैं। ABK लिमिटेड इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू इशू ई इनवॉइस। ABK लिमिटेड को ई इनवॉइस मैंडेटरी रिक्वायर्ड था कि उससे जनरेट करना था। हाउएवर इट डिड नॉट इशू इनवॉइस। उसने ई इनवॉइस इशू नहीं किया विद इनवॉइस रेफरेंस नंबर, ऑल्दो इनवॉइस रिफ्लेक्ट कर रहा है 2B से। तो ये हमने RTP नवंबर 2023 में भी देखा है ये सेम पॉइंट, जहां पर ये लिखा है कि अगर ई इनवॉइस इशू नहीं करोगे तो वो वैलिड इनवॉइस नहीं माना जाएगा और ITC लेने के लिए वैलिड इनवॉइस होना जरूरी है। तो सिंस ये वैलिड इनवॉइस ही नहीं माना गया, उससे मतलब नहीं है कि वो 2B पे दिख रहा है या नहीं, हम इस पर ITC नहीं ले पाएंगे। तो हेंस इस पर जो ये वाली कंडीशन है, ये वाली ट्रांजेक्शन है, इस पर ITC अलाउड नहीं होगी। परचेज अ न्यू ट्रक फ्रॉम डीलर इन कोचिन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। वैसे तो मोटर व्हीकल पे ITC ब्लॉक है, लेकिन अगर ट्रक वगैरह यूज हो रहे हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल तो उस पर आप ITC ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कंपनी ने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है ऑन द वैल्यू ऑफ न्यू ट्रक इंक्लूडिंग टैक्सेस। तो सेक्शन 17 ब्लॉक ITC में पढ़ा था कि अगर फिक्स्ड असेट की वैल्यू पर इंक्लूडिंग टैक्सेस पर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो उस पर आपको ITC का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिंस GST पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है तो इसलिए यहाँ पर भी आपको ITC नहीं मिलेगा। क्लियर है? इसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं, द कंपनी प्रोवाइडेड अ कॉर्पोरेट गारंटी। ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, RTP में 24 में ये दिखा था ये एलिमेंट। द कंपनी प्रोवाइडेड अ कॉर्पोरेट गारंटी ऑफ 2.5 करोड़ टू BYH लिमिटेड
इट्स रिलेटेड कंपनी, तो कंपनी जो है XYZ वो BYH की रिलेटेड है, तो जब भी रिलेटेड आ जाए तो शेड्यूल 1 दिमाग में लगा लिया करो। हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, BYH का जो ऑफिस है वो महाराष्ट्र में है। फॉर लोन अवेल्ड बाय द लेटर फ्रॉम द मंगल बैंक लिमिटेड, BYH लिमिटेड ने मंगल बैंक लिमिटेड से लोन लिया है, उसके बिहाफ पर फिर कॉर्पोरेट गारंटी दी है XYZ लिमिटेड ने उस लोन की। नो कंसिडरेशन हैज बीन चार्ज, तो ये विदाउट कंसिडरेशन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल शेड्यूल 1 की ये ट्रांजेक्शन हो जाएगी क्योंकि रिलेटेड है। तो इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन ये आपकी डीम्ड सप्लाई मानी जाएगी, डीम्ड सप्लाई मानी जाएगी। फिर हम लगाएंगे वैल्यूएशन चैप्टर का दिमाग। वैल्यूएशन चैप्टर में क्या था कि कॉर्पोरेट गारंटी को वैल्यू कैसे करते थे, या तो 1% ऑफ, हायर ऑफ 1% ऑफ कॉर्पोरेट गारंटी और एक्चुअल कंसिडरेशन। सिंस एक्चुअल कंसिडरेशन प्रेजेंट नहीं है तो हम 1% लेंगे कॉर्पोरेट गारंटी का। 2.5 करोड़ का 1% दैट इज 2,50,000 आपकी वैल्यू आ जाएगी और इस पर IGST लग जाएगा 18%। आगे देखते हैं। इन द मंथ ऑफ मार्च 2023 कंपनी हैड अवेल्ड, मार्च 2023 में, हम कहां पर है, हम अक्टूबर में है, ठीक है। तो मार्च में क्या हुआ, मार्च में कंपनी हैड अवेल्ड सर्विसेज इन एन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन विद अ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 9 लाख एंड अ टैक्स रेट ऑफ 18%। एक कोई सर्विस अवेल करी होगी जिसकी वैल्यू 9 लाख थी और 18% टैक्स रेट थी। दिस ट्रांजेक्शन वॉज लाइबल टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, इस पर रिवर्स चार्ज लगना था। पेमेंट फॉर द सेम टू द सप्लायर वॉज नॉट मेड टिल द करंट मंथ, आज तक उसका पेमेंट नहीं दिया और 181 डेज से ओवरड्यू हो गया। तो हमने देखा था कि अगर सप्लायर को 180 डेज से ज्यादा आप पेमेंट ओवरड्यू कर लेते हो तो ITC आपको रिवर्स करनी पड़ेगी और जिस मंथ में आप पेमेंट करोगे उस मंथ में फिर ITC आपको क्लेम करना पड़ेगा और आपको ITC रिवर्स करनी पड़ेगी विद इंटरेस्ट। लेकिन ये जो चीज है, ये प्रोविजन रिवर्स चार्ज के ट्रांजैक्शन पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि रिवर्स चार्ज में तो टैक्स देने वाले खुद ही हैं। भाई जब XYZ लिमिटेड ने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, गवर्नमेंट के पास तो टैक्स आ गया ना, ठीक है ना, एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड हो गया। तो ये जो 180 डेज वाला प्रोविजन है, दिस नॉट एप्लीकेबल टू RCM ट्रांजैक्शन, तो इस पॉइंट का कुछ होना ही नहीं था, ठीक है ना, ना तो रिवर्स करना था ना कुछ करना था, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन है ये रिवर्स चार्ज में है, तो इसकी ITC आपकी सही है, आपने सही अवेल करी है। उसके बाद आता है द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी डिड नॉट क्लेम ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ डेबिट नोट। जो अकाउंटेंट है कंपनी का उसने ITC क्लेम नहीं करी, वो कह रहा है कि डेबिट नोट पर मैं ITC क्लेम नहीं करूंगा। जो यहाँ पे डेबिट नोट आया था ना, ये वाला डेबिट नोट, ये वाला, इस पर मैं ITC क्लेम नहीं करूंगा, ठीक है, इस पर ITC क्लेम नहीं करेगा। क्यों, अब रीजन भी दे रहा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेबिट नोट रिसीव फॉर द रीजन दैट द ओरिजिनल परचेज वॉज रिलेटेड टू द अर्लियर ईयर्स, क्योंकि जो ओरिजिनल परचेज है इसके बिहाफ पर वो तो 2021 में हुई है, तो मैं ITC, वो तो टाइम बार्ड हो गया ITC क्लेम, तो हम इसको रीजन ये देंगे, अकाउंटेंट आप गलत हो, यू आर इनकरेक्ट। वाई, बिकॉज हम डेबिट नोट को डेबिट नोट की डेट से देखेंगे, हम उसका ओरिजिनल इनवॉइस डेट से मतलब नहीं है, इससे हमें मतलब नहीं है, ओरिजिनल इनवॉइस डेट से हमें मतलब नहीं है। उसके बाद टर्नओवर दे रखा है XYZ लिमिटेड का 190 लाख, वो बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विस जो है उसको RCM में लाने के लिए है। उसके बाद रेट ऑफ CGST SGST मुझे 18% दे रखी है। ऑल द अमाउंट्स आर गिवन एज एक्सक्लूसिव ऑफ GST, वेयर एवर एप्लीकेबल देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस, ऑल द कंडीशंस फॉर अवेलिंग द ITC हैव बीन फुलफिल्ड, ठीक है, और assume all the inward supplies have been used only for taxable outward supply. Company is not covered under any exception or regarding the restriction of use of available ITC. Compute the net GST liability. आपको net GST liability निकालनी है। तो क्वेश्चन इज एवरेज, क्वेश्चन को ना टफ कहेंगे क्योंकि मोस्टली जो ट्रांजेक्शन्स है वो आपकी ऑलरेडी RTP वगैरह से आई हुई है। आइए इसका आंसर देखते हैं। निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी, आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे। तो जो सबसे पहली वाली ट्रांजेक्शन थी वो थी कोस्टल लाइन वाली, तो नियरेस्ट कोस्टल लाइन हमारा तमिलनाडु बैठा था। जो वैल्यू थी वो हमें दे रखी है 5 लाख, तो हमने 9% CGST और 9% SGST चार्ज करा। उसके बाद प्योर लेबर सर्विस थी, अगर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के लिए होती तो एग्जेम्प्ट होती, सिंस कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए है और दिल्ली में सिचुएटेड है तो इंटर स्टेट सप्लाई है, इसलिए IGST लग गया 12 लाख पे 18%।
देन 25 टेलीविजन हमने सेल आउट करे हैं किसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन को। तो सिंस इनवॉइस पे स्टेट का नेम मेंशन था, तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी वो लोकेशन ऑफ स्टेट हो जाएगी, जहां पर आपका नो नीड ऑफ कंप्लीट एड्रेस, ठीक है, जहां पर आपका रिसिपिएंट है। तो हरियाणा और हम कहाँ गए हैं, सप्लायर का है तमिलनाडु का, तो आईजीएसटी चार्ज हो जाएगा। उसके बाद कॉर्पोरेट गारंटी जो प्रोवाइड करी है बीवाईएच लिमिटेड को, तो 1% ऑफ अमाउंट ऑफ सच गारंटी और एक्चुअल कंसिडरेशन, सिंस एक्चुअल कंसिडरेशन नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन है, डीम्ड सप्लाई है, तो हम 1% ऑफ अमाउंट ऑफ सच गारंटी लेंगे। 2.5 करोड़ का 1%, दैट इज 2,50,000। 2,50,000 पर आईजीएसटी चार्ज हो जाएगा 18%। आईजीएसटी क्यों होगा, क्योंकि जो राजस्थान थी कंपनी जिसको गारंटी दी है वो राजस्थान की थी। तो मेरा टैक्स आ गया ऑन आउटवर्ड सप्लाईज। उसके बाद मैंने क्या करा, क्या करा, आईटीसी कैलकुलेट करी। आईटीसी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले डेबिट नोट रिसीव्ड। आईटीसी ऑन डेबिट नोट इशूड इन अ फाइनेंशियल ईयर कैन बी अवेल्ड एनी टाइम टिल 30th नवंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रेलिवेंट एनुअल रिटर्न, अगले साल के 30th नवंबर तक, या फिर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रेलिवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ ओरिजिनल सप्लाई। उससे मतलब नहीं है। तो अकाउंटेंट गलत था, आप नोट लिखोगे कि अकाउंटेंट वॉज इनकरेक्ट, कि उसने डेबिट नोट पर आईटीसी नहीं ली, बिकॉज क्योंकि वो ये देख रहा था कि ओरिजिनल डेट इनवॉइस की देख रहा था, और उस पर तो फिर लैप्स हो जाती, क्योंकि जो ओरिजिनल इनवॉइस है वो 2021 का है। तो भाई ओरिजिनल इनवॉइस तुम देखोगे नहीं, आप सिर्फ डेबिट नोट की डेट देखोगे, तो इसलिए आईटीसी अलाउड है। और सिंस इंट्रा स्टेट थी तो इसलिए 9% सीजीएसटी और एसजीएसटी लग गया। एक मिनट, इंट्रा स्टेट थी ना डेबिट नोट की, हाँ ये रही डेबिट नोट की इंट्रा स्टेट थी, ठीक है, डेबिट नोट की इंट्रा स्टेट थी। उसके बाद परचेज सिल्क यार्न to be used as raw material from Mr. Ravi who manufactures silk yarn from raw silk. Mr. Ravi is registered in the state of Rajasthan. Reverse charge will be applicable when silk yarn is supplied by any person who manufactures silk yarn from raw silk and is also to any registered person. तो इसलिए यहाँ पर आपका आईजीएसटी चार्ज हो जाएगा और रिवर्स चार्ज भी लगेगा। उसके बाद थर्ड, अवेल्ड सर्विसेज ऑफ एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इन चेन्नई तमिलनाडु टू सेटल अ केस, वो भी आपका रिवर्स चार्ज में आ जाएगा, लेकिन आईटीसी आपको मिलेगा क्योंकि इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। लेकिन जो रॉ मटेरियल खरीदा था एबीके लिमिटेड से, क्योंकि एबीके लिमिटेड ने ई इनवॉइस इशू नहीं करी, इसलिए आपको आईटीसी नहीं मिल पाएगा। और जो न्यू ट्रक खरीदा था, सिंस उस पर डेप्रीशिएशन क्लेम कर लिया जीएसटी कंपोनेंट पर, तो इसलिए आईटीसी नहीं मिलेगा। तो नेट आईटीसी जो अवेलेबल होगा वो आपका ये आ जाएगा 81,000, 1,44,000 पेबल। तो आउटपुट जीएसटी जो लाइबिलिटी हो गई वो आपकी ये हो गई 45,000, 5,13,000। आईटीसी अवेलेबल का कैसे सेट ऑफ होगा, सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी खत्म होगा आउटपुट आईजीएसटी की लाइबिलिटी से, तो आपका 1,44,000 खत्म हो गया। उसके बाद क्या होगा, जो इनपुट सीजीएसटी है वो पहले आउटपुट सीजीएसटी की लाइबिलिटी को खत्म करेगा, और जो बचा कुचा है वो आपका चले जाएगा आउटपुट आईजीएसटी में, क्योंकि इनपुट सीजीएसटी कैन बी यूज्ड टू सेट ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ आउटपुट आईजीएसटी। ऐसे इनपुट एसजीएसटी पहले आउटपुट एसजीएसटी से, बचा कुचा आपका आईजीएसटी से, तो आपका नेट पेबल आ गया नील 2,97,000। अब जो रिवर्स चार्ज वाली ट्रांजैक्शन है, सिंस उसमें आईटीसी का सेट ऑफ नहीं होगा, वो कैश में अलग से पे करेंगे, तो हमने उसको ऐड कर दिया। सिल्क यार्न की आईटीसी 1,44,000 थी, और उसके बाद जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो 54 था, तो ये हमने ऐड कर दिया। तो हमारा नेट जो जीएसटी पेबल इन कैश होना चाहिए वो हमारा ये होना चाहिए 54,000 सीजीएसटी, 54,000 एसजीएसटी, 4,41,000 आईजीएसटी। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा। तो न्यू क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए, वो एक नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, बट इजी क्वेश्चन था, मैनेजेबल क्वेश्चन था। एग्जामिशन चैप्टर से जो बैंकिंग कंपनी के रिलेटेड ट्रांजैक्शन पड़ी थी उससे रिलेटेड, और आईटीसी में जो बैंकिंग कंपनी को एक ऑप्शन दिया गया है कि वो 50% ही आईटीसी अवेल कर सकती है। पहले पूरी आईटीसी वो क्रेडिट लेजर में डालेंगी और उसके बाद वो 50% रिवर्स करेंगी। अब बैंकिंग कंपनी मैसर्स YVPAY बैंक लिमिटेड इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। डिस्काउंट अर्न ऑन बिल डिस्काउंटेड, तो हमने पढ़ा था एग्जामिशन चैप्टर में डिस्काउंट इंटरेस्ट वगैरह सब एग्जाम्प्ट होती है बैंकिंग के केस में
इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर देन इंटरेस्ट ऑन द क्रेडिट कार्ड, तो ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा डिस्काउंट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन रेपो रेट, ये भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन रिकवर्ड फ्रॉम बोरोअर, ये भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और सर्विस टू मर्चेंट एक्सेप्टिंग क्रेडिट डेबिट कार्ड पेमेंट यूजिंग पॉइंट ऑफ सेल मशीन ऑफ द बैंक, तो जो स्वाइप मशीन होती है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की, उसमें हमने पढ़ा था अगर ट्रांजेक्शन वैल्यू अप टू 2000 है तो आपका वो एग्जेम्प्ट होता है। तो हमारे केस में 50% केसेस में तो ट्रांजेक्शन वैल्यू 1500 ही रहती है, फाइल अदर केस में जो अमाउंट है वो 1500 से 2000 के बीच में ही रहता है। तो अप टू 2000 मेरी ट्रांजेक्शन वैल्यू है, इसलिए ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड हुआ है, कमीशन रिसीव्ड आपका टैक्सेबल होता है। इंटरेस्ट चार्जेस ऑन क्रेडिट कार्ड है तो आपका ये टैक्सेबल हो जाएगा। फर्दर YVPAY बैंक ने ऑप्ट किया है ऑप्शनल मेथड, ऑप्शनल मेथड ऑप्ट किया है अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 4। इसमें क्या होता है, पहले ITC ई क्रेडिट लेजर में चली जाती है, ठीक है, इसमें से ब्लॉक ITC नहीं जाती है, उसमें आप लेस कर देते हो रिवर्सल कितना 50%, मतलब 50% ही ITC इसमें अलाउ होती है। तो अमाउंट ऑफ GST पे करा है एलिजिबल इनपुट सर्विस पे, सिंस GST पेड करा है हम 8 लाख ले लेंगे और 50% रिवर्सल कर देंगे। GST पे करा है कैपिटल गुड्स पे 6 लाख ले लेंगे, 50% रिवर्सल कर देंगे। ये ITC ब्लॉक है इसलिए इसको हम लेंगे नहीं। GST 18% है, आपको नेट GST पेबल निकालना है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम अपनी आउटवर्ड सप्लाई निकालेंगे, तो डिस्काउंट अर्न आपका एग्जेम्प्ट हो गया, इंटरेस्ट अर्न आपका एग्जेम्प्ट हो गया, इंटरेस्ट रिकवर्ड एग्जेम्प्ट हो गया, सर्विस जो ट्रांजेक्शन वैल्यू एग्जेम्प्ट हो गई। कमीशन रिसीव्ड 18% आपका GST दे रखा है 12 लाख पर, 18% 2,16,000। इंटरेस्ट चार्जेस ऑन क्रेडिट कार्ड 4 लाख पर 18% 72,000। आउटवर्ड GST पेबल आ गया मेरा 2,88,000। अब हम निकालेंगे ITC, तो ITC अवेलेबल है इनपुट सर्विस पे 8 लाख, GST पेबल है ना 8 लाख, ITC अवेलेबल कैपिटल गुड्स पे 6 लाख, इसमें रिवर्सल कर देंगे 50%, दैट इज 7 लाख, 14 लाख का 50%, तो ITC अवेलेबल आएगा मेरा 7 लाख। सिंस ITC अवेलेबल आउटवर्ड आउटपुट ITC मेरे पास 2,88,000 का ही है, तो मेरे को GST तो कुछ पे करना ही नहीं है ना, क्योंकि ITC अवेलेबल सेट ऑफ हो जाएगा और बैलेंस ITC मेरी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, दैट इज 4,12,000। आई होप क्लियर होगा आपको। आपका वैल्यूएशन चैप्टर से रिलेटेड है, ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है। सेम क्वेश्चन आपका RTP मई 2024 में आया था। मेसर्स विन हेयर 2407 is an online money gaming platform operating from Singapore. It provides its users a platform to play and win money in different games that are available on its web portal. In the month of October 2023, Mr. Anil Player, an unregistered person located in India, deposited an amount of 15,000 inclusive of GST. उन्होंने इनिशियल डिपॉजिट किया है 15,000 का अपने मास्टर वॉलेट में, अवेलेबल ऑन द पोर्टल ऑफ मेसर्स विन हेयर 2407, जो गेमिंग पोर्टल है उस पर एक वॉलेट है। वॉलेट में मिस्टर अनिल जो अनरजिस्टर्ड है उन्होंने 15,000 रुपए इंक्लूसिव ऑफ GST इनिशियल डिपॉजिट करे हैं। सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर अंडरटेकन बाय द Mr. Anil. Mr. Anil utilized the amount of 2,500 from the master wallet towards playing a virtual racing game on the portal. अब गेम को खेलने के लिए, एक रेसिंग गेम को खेलने के लिए उन्होंने 2,500 रुपीज उस गेम में दिए और उसमें वो जीत गए कितना 11,000 रुपए और 11,000 उनके मास्टर वॉलेट में क्रेडिट हो गए। मतलब 15,000 इनिशियल डिपॉजिट था, 2,500 रुपए गए उस गेमिंग में और 11,000 वो जीत गए, तो 11,000 रुपए आ गए। ऑन अनदर पोर्टल जो ऑपरेट करता है मिस्टर विन हेयर इन द नेम ऑफ मेसर्स विन हेयर इन द नेम ऑफ विन 90 के नेम में एक और ऐप है, एक और एक अनदर पोर्टल है। तो मिस्टर अनिल ने वहां पे बैटिंग करी है। बैटिंग इज अ एक्शनेबल क्लेम विच इज टैक्सेबल अंडर GST, जिसकी फेस वैल्यू है 12,000 ऑन एन इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। अमाउंट ऑफ सच bet was paid through a master wallet with applicable tax, and accordingly the bet amount of 12,000 with the applicable tax was transferred from the master wallet of Mr. Anil to the bank account of Win90. However, he lost the bet. वो बैट हार गए तो 12,000 रुपए उनके मास्टर वॉलेट से कट गए अलॉन्ग विद द एप्लीकेबल टैक्सेस। तो मिस्टर अनिल ने फिर ट्रांसफर किया जो बैलेंस अमाउंट है मास्टर वॉलेट से अपने बैंक अकाउंट में। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव हमें आंसर करने हैं ये दो क्वेश्चन। फर्स्ट, कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू अंडर GST एंड टोटल GST पेएबल। ठीक है,
तो हमारे इसमें अलग स्पेशल रूल लगेंगे। बैटिंग पे लगता है रूल 31A, और जो आपका वर्चुअल गेम वगैरह जो हमने ऑनलाइन गेम करा है, प्ले करे हैं, उस पर लगेगा रूल 31B। रूल 31B क्या कहता है कि इनिशियल जो डिपॉजिट, नहीं, जो भी डिपॉजिट किया है बाय द टैक्स पेयर, बाय द प्लेयर, जो भी डिपॉजिट किया है मास्टर वॉलेट पे, आपकी वो वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। और रूल 31A बैट में वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी फेस वैल्यू ऑफ बैटिंग। ठीक है, तो हमारे बैटिंग की जो वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी वो 12,000 हो जाएगी, और जो ऑनलाइन गेम प्ले करा है उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी आपकी 11,000। और ये जो 11 नहीं, ये डिपॉजिट नहीं किया, डिपॉजिट क्या है 15,000। 15,000 आपकी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो हमें इसको एक्सक्लूसिव करना पड़ेगा। उसके बाद डिटरमाइन द नेट अमाउंट ट्रांसफर्ड, फिर हमें नेट अमाउंट ट्रांसफर निकालना है। तो हम वो निकालेंगे कैसे कि जो 15,000 रुपीज पहले जमा करे हैं उसमें से 2,500 चले गए क्योंकि उसको गेम खेलने के लिए दिए। उसके बाद 11,000 की जीत हो गई, विनिंग हो गई। उसके बाद 12,000 बैटिंग में हम हार गए, है ना, 12,000 हम बैटिंग में हार गए, और एप्लीकेबल जो जीएसटी निकलेगी वो हम माइनस कर देंगे। तो जो नेट अमाउंट आएगा वो अनिल अपने मास्टर वॉलेट से अपने बैंक अकाउंट में डाल देगा। Assume all the above transaction to be exclusive of GST unless otherwise specified, or rate of GST is 28%. Calculate the amount of value and tax rounded off to the nearest rupee. तो आइए इसका आंसर देखते हैं। The value of online gaming related. First, supply shall be determined as per Rule 31B. As per the said rule, the value of supply of online gaming, including supply of actionable claims involved in the online money gaming, shall be the total amount paid or payable to or deposited with the supplier of by way of money or money's worth. Further, Rule 31A क्या कहता है? Determining the value of supply of actionable claim in the form of chance to win in the betting is 100% of the face value. तो total GST payable on the given transaction is as follows: value of supply of online money gaming, total amount deposited with the supplier by the player in the terms of Rule 31B. तो इनिशियल डिपॉजिट कितना था 15,000 का, ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी था, हमने इसको एक्सक्लूड बनाया कैसे, 15,000 डिवाइडेड बाय 128 इंटू 100, तो ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी वैल्यू आ गई। इस पर हम 28% जीएसटी कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हमारी आ गई ऑनलाइन गेमिंग पे जीएसटी। उसके बाद जो ऑनलाइन बैटिंग हुई है उसका फेस वैल्यू लेंगे 100%, तो वैल्यू 12,000 आ गई। 12,000 पे आई जीएसटी, सॉरी 12,000 पर जीएसटी 28% 3360, तो मेरी टोटल जीएसटी पेबल हो गया A+B 6641। उसके बाद हम निकालेंगे नेट, वो कितना पेमेंट लेके जाएंगे अपने घर पर। इनिशियल डिपॉजिट 15,000 था, जिस पर जीएसटी इस डिपॉजिट पे 3281 लेस हो जाएगी। ठीक है, वर्चुअल गेम से जो वर्चुअल गेम को खेलने के लिए जो पेमेंट हुई वो लेस होगा 2,500 रुपये, और वर्चुअल गेम से जो जीत हुई वो ऐड हो जाएगा, और बैटिंग में जो हार गए वो लेस हो जाएगा, और बैटिंग पे जो जीएसटी पे करी वो लेस हो जाएगा। तो नेट अमाउंट वो ये घर पर अपना लेके जाएंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। इसमें हमें कस्टम का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, हमें असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट करनी है अंडर द कस्टम एक्ट 1962 with appropriate working notes from the following particulars related to the import of machines by sea by Daksh Industry from USA in the month of October 2023. कॉस्ट ऑफ मशीन दे रखी है $8200, फ्रेट दे रखा है फ्रॉम पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट टू द पोर्ट ऑफ इंपोर्ट, ठीक है, $1800. दक्ष इंडस्ट्री हैड पेड टू सेलर कॉस्ट फॉर पैकिंग नॉट एज कंडीशन टू सेल बट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ मशीन। तो पैकिंग की जो कॉस्ट होती है वो इंक्लूडेबल होती है, तो ऑलरेडी इंक्लूड है तो हम हटाएंगे नहीं। एक्चुअल सेलिंग कमीशन पेड बाय द दक्ष इंडस्ट्री टू द लोकल एजेंट, सेलिंग कमीशन आपका इंक्लूड होता है, एक्सेप्ट बाइंग कमीशन आपका इंक्लूड नहीं होता। एक्चुअल इंश्योरेंस चार्जेस नॉट असर्टेनेबल, सिंस बाय सी है तो आपका जो इंश्योरेंस चार्ज है वो आपका असर्टेनेबल नहीं है, तो 1.125% ऑफ एफओबी ले लेंगे। शिप डिमरेजेस चार्जेस पेड बाय द दक्ष इंडस्ट्री एट द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन, ये आपका इंक्लूडेबल होता है।
उसके बाद इंजीनियरिंग चार्जेस पेड बाय द दक्ष इंडस्ट्री टू कंसल्टेंसी फर्म इन मुंबई एज अ कंडीशन ऑफ सेल। इंजीनियरिंग चार्जेस जो होते हैं अगर एल्सवेयर इन इंडिया पे हुए होते तब इंक्लूड होता, सिंस ये इन इंडिया हुआ है इसलिए ये इंक्लूड नहीं होगा। इंजीनियरिंग चार्जेस अगर आउटसाइड इंडिया पे करा होता किसी फर्म वगैरह को तब वो इंक्लूड होता कस्टम की वैल्यूएशन में, इन इंडिया है इसलिए ये इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं। नीचे क्या दे रखा है, रेट ऑफ एक्सचेंज दे रखी है सीधा 80%। ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन एट पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन 80 to 100 $। ठीक है, उसमें हम कॉस्ट ऑफ पैकिंग वगैरह ऐड करते हैं, ऑलरेडी इंक्लूडेबल है तो हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं करा, एफओबी आ गई 80 to 100 $। इसको हमने कन्वर्ट करा इनटू 80 रुपीज करके तो 6,56,000 की एफओबी आ गई। इसमें हम सेलिंग कमीशन ऐड करेंगे 20,000 रुपीज का, तो मेरी एडजस्टेड एफओबी आ गई 6,76,000 की। अब जो फ्रेट है वो मुझे ऑलरेडी असरटेनेबल है, दिया हुआ है $1,800 इंटू 80 दैट इज 1,44,000। अब जो इंश्योरेंस है, जो आपका इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस आपका दे नहीं रखा था तो हम एडजस्टेड एफओबी का 1.125% ले लेंगे दैट इज 6,76,000 का 1.125% दैट इज 7,605। शिप डीमरेजेस चार्जेस ऐड कर देंगे और इंजीनियरिंग चार्जेस जो है वो हम कुछ नहीं करेंगे उसका, क्योंकि इन इंडिया है, क्योंकि वो इंकर्ड नहीं हुआ है आउटसाइड इंडिया में, तो मेरी असेसेबल वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। आई होप आपको क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए, प्लेस ऑफ सप्लाई निकालनी है अलॉन्ग विद द जस्टिफिकेशन इन द इंडिपेंडेंट केसेस। तो जो फर्स्ट है वो आपका अमेंडमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। क्रिस्टल क्लियर वाटर लिमिटेड CCWL इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मिनरल वाटर एंड रजिस्टर्ड अंडर GST इन मुंबई महाराष्ट्र। CCWL है वो मैन्युफैक्चर है मिनरल वाटर का, मुंबई में रजिस्टर्ड है। CCWL एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद ग्लोबल एडवर्टाइजिंग एजेंसी रजिस्टर्ड अंडर GST इन अहमदाबाद गुजरात। CCWL ने एग्रीमेंट किया है GAA से जो कि रजिस्टर्ड है अहमदाबाद में। GAA है अहमदाबाद गुजरात, स्टेट लिखते हैं ना। ठीक है, फॉर डिस्प्लेइंग इट्स एडवर्टीजमेंट ऑन होर्डिंग्स एट एन अवार्ड्स इवेंट ऑर्गेनाइज्ड एट कन्वेंशन सेंटर गांधीनगर। कन्वेंशन सेंटर गांधीनगर में एक इवेंट होने वाला है तो वहां पर होर्डिंग्स पर वो एडवर्टीजमेंट की सर्विस देगा कौन, GAA CCWL को। कन्वेंशन सेंटर कहां पर है, गुजरात में। द स्ट्रक्चर ऑन विच द होर्डिंग्स आर टू बी डिस्प्लेड, जो स्ट्रक्चर है जिस पर होर्डिंग्स डिस्प्लेड होनी है वो रेंट पर ली है GAA ने मिस्टर कपूर से। डिटरमाइन, मिस्टर कपूर अनरजिस्टर्ड है, दिल्ली के बेस्ड आउट हैं। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई, हमें प्लेस ऑफ सप्लाई सिर्फ किसका बताना है, जो GAA ने CCWL को एडवर्टीजमेंट की सर्विस दी है। तो इस पर क्लैरिफिकेशन आई थी, सिंस इसने सिर्फ एडवर्टीजमेंट की सर्विस दी है, इसने कोई रेंट वेंट पे प्रॉपर्टी नहीं दी है, ये सिर्फ ओनली एडवर्टीजमेंट की सर्विस दे रहा है, तो ये आपका रेजिडुअल प्रोविजन आपका इस पर लगेगा। अमेंडमेंट आई थी अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर आप सप्लाई देते हो किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाती है, लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। अगर आप रेजिडुअल प्रोविजन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी सर्विस दी जाती है, किसको सर्विस दी जाती है, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाती है लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। और हमारे केस में जो रिसिपिएंट है वो CCWL है, CCWL को एडवर्टीजमेंट सर्विसेज मिल रही है, वो रजिस्टर्ड है GST में, तो मुंबई विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। आइए इसका आंसर रीड आउट करते हैं। एज पर सेक्शन 12 subsection 2 clause A of IGST Act 2017, the place of supply of service except the service specified in clause 3 subsection 3 to subsection 14 of section 12, मतलब रेजिडुअल प्रोविजन की बात कर रहा है, ऑफ द IGST Act 2017 मेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। हमारे केस में CCWL रजिस्टर्ड पर्सन है, दैट इज वो क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ पर्सन रिसीविंग द सर्विसेज, मतलब लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। एडवर्टीजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय GAA to CCWL इज नॉट कवर्ड इन एनी ऑफ द सबसेक्शन
12 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, क्योंकि सिर्फ एडवर्टीजमेंट का एक प्लेस ऑफ सप्लाई जो होर्डिंग का एक जगह दे रहा है बस वो, ठीक है। देयरफॉर प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड बाय द डिफॉल्ट प्रोविजन, दैट इज लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, दैट इज मुंबई। सेकंड पार्ट पर चलते हैं। मिस्टर सुनील अनरजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में, इज रेजिडेंट ऑफ दिल्ली एंड करेंटली पोस्टेड इन देहरादून उत्तराखंड, करेंटली अभी उत्तराखंड में है। ही वेंट ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू अरुणाचल प्रदेश, वो गए अरुणाचल प्रदेश गए, वो वहां पर उन्होंने एक लेदर बैग खरीदा 15 अक्टूबर 2023 को फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। एंड शॉपकीपर मेसर्स एबीसी इशूड अ टैक्स इनवॉइस इन द नेम ऑफ मिस्टर सुनील ओनली, ठीक है। मिस्टर सुनील रिटर्न बैक टू देहरादून अलोंग विद द लेदर बैग, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो हमने पढ़ा था कि अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई पर अगर टैक्स इनवॉइस पर सिर्फ और सिर्फ उसका नाम लिखा हुआ है, ना तो स्टेट लिखा हुआ ना कंप्लीट एड्रेस लिखा हुआ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाती है, लोकेशन ऑफ सप्लायर, ठीक है। क्योंकि यहां पर जो आपका रिसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड है और उसका सिर्फ और सिर्फ नाम लिखा हुआ है, या ना स्टेट लिखा हुआ इनवॉइस पर और ना ही कंप्लीट एड्रेस लिखा हुआ है, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ सप्लाई। वेयर द सप्लाई ऑफ goods is made to an unregistered person, the place of supply shall not withstanding anything contrary contained in clause A and C be the, मतलब जब भी सप्लाई ऑफ गुड्स किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जाएगी तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड होगी, लोकेशन एज पर द एड्रेस ऑफ द सेड पर्सन रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। या तो इनवॉइस पे एड्रेस लिखा होगा तो उस एड्रेस वो एड्रेस आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। एंड वेयर द एड्रेस ऑफ द सेड पर्सन इज नॉट मेंशन्ड, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ सप्लायर। उसमें फर्दर बोला कि रिकॉर्डिंग ऑफ द नेम ऑफ द स्टेट, सिंपल अगर स्टेट का नाम लिख दिया उसको भी एड्रेस माना जाएगा, डीम टू बी द रिकॉर्डिंग ऑफ एड्रेस। अगर सिंपल लिख दिया हरियाणा तो हरियाणा विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। मिस्टर सुनील में के केस में तो इनवॉइस पर सिर्फ मिस्टर सुनील का नाम लिखा हुआ था, तो इसलिए वो फिर एड्रेस है ही नहीं, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर विद द will be the place of supply। तो यही लिखा है, इन द गिवन केस मिस्टर सुनील अनरजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में, is the resident of Delhi and currently in Uttarakhand. He purchased a leather bag from Messrs ABC Arunachal Pradesh, issued a tax invoice in the name of Mr. Sunil only। तो place of supply क्या हो जाएगा, location of supplier, that is no address mentioned on the tax invoice, that is Arunachal Pradesh, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश हमारा सप्लायर था। लोकेशन एबीसी की जो शॉप थी वो कहाँ थी, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं, मिस्टर पिंटू अनरजिस्टर्ड पर्सन है अंडर जीएसटी, रेजिडेंट है करनाल के, हरियाणा के। वो वेंट टू विजिट शिमला हिमाचल प्रदेश अलोंग विद हिज फैमिली ड्यूरिंग द हॉलीडेज। छुट्टी घूमने गए, कहाँ पे गए, शिमला गए, हिमाचल प्रदेश, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी ही परचेज सम मेडिसिन, उन्होंने कुछ मेडिसिन खरीदी 20 अक्टूबर 2023 में फ्रॉम अ मेडिकल स्टोर एट मॉल रोड शिमला, एंड द टैक्स इनवॉइस वाज इशूड इन द नेम ऑफ पिंटू मेंशनिंग द एड्रेस हरियाणा। तो जब हरियाणा मेंशन कर दिया यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पर जो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गई वो आपकी हरियाणा हो गई। उससे मतलब नहीं है कि द मेडिसिन परचेज वर कंज्यूम्ड इन शिमला ड्यूरिंग द पीरियड, भाई कहीं पे भी खाओ मेडिसिन, उससे मतलब नहीं है। इनवॉइस पे हमें अनरजिस्टर्ड के केस में दिखना है कि इनवॉइस पर सिर्फ और सिर्फ क्या नाम लिखा हुआ है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। रिसिपिएंट का अगर सिर्फ नाम लिखा हुआ है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर, अगर एड्रेस लिखा हुआ है चाहे स्टेट का ही नाम लिखा हो तो लोकेशन ऑफ दैट एड्रेस। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी यहाँ पे, हरियाणा। आइए आंसर देखते हैं। सेम प्रोविजन आपने यहाँ पे ये लिखा एज इट इज, ये लिखा है। उसके बाद हमने गिवन केस समझाया। गिवन केस में क्या है, Mr. Pintu, unregistered person under GST, is the resident of Karnal and currently in Himachal Pradesh. He purchased some medicine from the medical store and issued a tax invoice in the name of Mr. Pintu, mentioning the address Haryana. तो place of supply क्या हो जाएगी, location as per the address, that is Haryana. आई होप ये क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन था प्लेस ऑफ सप्लाई का, काफी अच्छा क्वेश्चन था, यूनिक था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी,
ये भी आपका अमेंडमेंट से है। मिस्टर शर्मा, डायरेक्टर ऑफ वी लिमिटेड, प्रोवाइड्स पर्सनल गारंटी। मिस्टर शर्मा है, डायरेक्टर है वी लिमिटेड के, उन्होंने पर्सनल गारंटी प्रोवाइड करी है। देखो कॉर्पोरेट गारंटी तो जो होता है वो उसका वैल्यूएशन चैप्टर डील करता है, ठीक है ना, 1% ऑफ गारंटी और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। यहाँ पर पर्सनल गारंटी दी है। और डायरेक्टर है टू अ नेशनलाइज्ड बैंक फॉर द सैंक्शनिंग द कैश क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ 100 लाख सैंक्शन इन द फेवर ऑफ वी लिमिटेड। मिस्टर शर्मा वॉज नॉट पेड एनी कंसिडरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टर है, रिलेटेड है स्केड्यूल 1 लगेगा, विदाउट कंसिडरेशन है, डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। ये तो क्लियर है, डीम्ड सप्लाई माने जाएगा। उसके बाद वेदर द सेड एक्टिविटी प्रोवाइडेड बाय मिस्टर शर्मा, क्या वो सप्लाई मानी जाएगी? यस, सप्लाई तो मानी जाएगी, शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग डीम्ड सप्लाई मानी जाएगी। वैल्यू ऑफ सर्विस क्या है? तो आरबीआई ने इसमें सर्कुलर दिया है। आरबीआई ने सर्कुलर क्या दिया है कि इस केस में जो ओपन मार्केट वैल्यू है वो 0 मानी जाएगी, ठीक है। और हमारा जो वैल्यूएशन रूल्स के अकॉर्डिंग भी ओपन मार्केट वैल्यू उठाएंगे, इसलिए इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई निल होगी और इस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। आई होप क्लियर होगा। आइए इसका आंसर देखते हैं। गारंटी बाय डायरेक्टर, पर्सनल गारंटी प्रोवाइडेड बाय द डायरेक्टर टू द बैंक फॉर सिक्योरिंग क्रेडिट फैसिलिटी फॉर कंपनी स्पेशली व्हेन प्रोवाइडेड विदाउट एनी कंसिडरेशन अंडर जीएसटी। डायरेक्टर आर रिलेटेड पर्सन विद द कंपनी। रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में देखा था, एज पर द रेलिवेंट सर्कुलर इवन व्हेन प्रोवाइडेड विदाउट कंसिडरेशन दिस एक्टिविटी विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। और स्केड्यूल आपका शेड्यूल नंबर 1 उसके अकॉर्डिंग भी आपका ये हो जाएगा डीम्ड सप्लाई। टू डिटरमाइन वैल्यू रूल 28 टू बी यूज्ड, हाउएवर इट मेंशन दैट इफ आरबीआई मैंडेट्स दैट नो कंसिडरेशन इंक्लूडिंग कमीशन फी कैन बी पेड टू द डायरेक्टर। मतलब कोई कंसिडरेशन अगर नहीं आया है फॉर प्रोवाइडिंग पर्सनल गारंटी, एक तो गारंटी पर्सनल है, ऊपर से डायरेक्टर को कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा, तुम जीएसटी लगा दो। तो आरबीआई ने कहा कि अगर पर्सनल गारंटी है और कंसिडरेशन डायरेक्टर को नहीं मिल रहा तो जो ओपन मार्केट वैल्यू है उसको 0 कर दो। सो नो जीएसटी इज पेबल ऑन सच सप्लाई इवन व्हेन नो कंसिडरेशन इज पेड। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। आपका सी पार्ट, कस्टम से रिलेटेड, कस्टम के क्लैरिफिकेशन से रिलेटेड काफी यूनिक क्वेश्चन आया एग्जाम में। जनरली इस चैप्टर से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, बट ये अच्छा क्वेश्चन आया है। GHN Limited had imported certain items on 14th October 2013. According to GHN Limited, these items should be classified under chapter number XXXX AB. AB में क्लासिफिकेशन होना था according to GHN Limited. Whereas GHN लिमिटेड ने उन आइटम्स को इंपोर्ट कब किया है? 14 अक्टूबर को। Whereas डिपार्टमेंट का क्या व्यू है? डिपार्टमेंट्स व्यू वाज दीज आइटम्स शुड बी क्लासिफाइड अंडर डिफरेंट चैप्टर हेडिंग नंबर AC. So there was dispute going on between the GHN and डिपार्टमेंट। GHN और डिपार्टमेंट के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। GHN कह रहा है ये AB है और डिपार्टमेंट कह रहा है ये AC है, और GHN ने इस टाइप के गुड्स 14 अक्टूबर 2023 को इंपोर्ट करे हैं। Meanwhile, an exemption notification issued on 26th October 2023. 26th October 2023 को एक exemption notification आया है which exempted the dispute goods, जिसने exempt कर दिया है उस disputed goods को by classifying it under chapter heading number AB. इसका मतलब यहाँ पर डिपार्टमेंट मान गया है, डिपार्टमेंट मान गया कि ये अब AB की क्लासिफिकेशन है। GHN कह रहा था AB, डिपार्टमेंट कह रहा था AC, बट 26 अक्टूबर 2023 को AB वाले गुड्स एग्जेम्प्ट हो गए और बोल रहे हैं कि हमने उसको क्लासिफाई कर लिया अंडर द चैप्टर नंबर AB। तो इसका मतलब डिपार्टमेंट अब मान गया कि हाँ ये गुड्स AB के हैं। नाउ GHN लिमिटेड का क्या कहना है? दैट सिंस डिपार्टमेंट ने अब एग्जेम्प्ट कर दिया प्रोडक्ट को अंडर चैप्टर हेडिंग AB, हैंस जो आइटम इस एग्जेम्पशन से पहले आए हुए हैं, एग्जेम्पशन आई है 26 अक्टूबर को, आइटम आए 14 अक्टूबर को, तो जो आइटम इंपोर्ट करे अर्लियर वो भी एग्जेम्प्ट होंगे। तो नाउ GHN लिमिटेड सिंस द क्लेम दैट सिंस द डिपार्टमेंट एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट्स अंडर चैप्टर हेडिंग AB, हैंस hence its item is to be classified under the same heading even though it is imported goods earlier.
इवन तो ये पहले इंपोर्ट हुए हैं। तो डिस्कस विद द रेलिवेंट केस लॉ, क्या जीएचएन लिमिटेड का करेक्ट है? तो जीएचएन लिमिटेड तो पहले से ही कह रहा था कि मेरा ए भी है, ए भी है, ए भी है, ए भी है। 14 अक्टूबर से कह रहा था ना वो तो, ठीक है। ये तो डिपार्टमेंट लड़ रहा था उससे, और 26 अक्टूबर को डिपार्टमेंट ही मान गया, ठीक है ए भी है, एग्जाम्शन लगा दो। तो ये प्रायर एक केस लॉ आया, रेलिवेंट केस लॉ, और उसमें डिसाइड किया गया कि हाँ ये प्रायर से जब से इंपोर्ट हुए हैं तब से ये एग्जाम्शन एप्लीकेबल हो जाएगी। आइए इसका आंसर हम पढ़ते हैं और रेलिवेंट केस लॉ को तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग आई, केस लॉ आया केहिन पेनल्फा लिमिटेड के केस में, जहां पर क्या कहा गया, केहिन पेनल्फा लिमिटेड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैड इशूड नोटिफिकेशन ऑफ एग्जाम्शन डेटेड 1 मार्च 2002। सेम इसी टाइप का केस था। उसमें केस लॉ का क्या कंक्लूजन निकला वो देखते हैं। With reference to case law of Kehin Penalpha Limited, the Supreme Court has observed that central government had issued notification of exemption dated 1st March 2002, and in the said notification it had classified the electronic automatic regulators को exempt कर दिया under the chapter heading 9032.89। Since the revenue, फिर क्या हुआ, रेवेन्यू ने खुद, डिपार्टमेंट डिस्प्यूट चल रहा था, केहिन पेनल्फा और डिपार्टमेंट में डिस्प्यूट चल रहा था। Since the department itself had clarified the goods in dispute under chapter heading 9032.89 from 1 मार्च 2002, डिपार्टमेंट ने कह दिया 1 मार्च 2002 से कि ये 9032.89 वाले ही गुड्स हैं। मतलब क्या था कि केहिन पेनल्फा जो थे, वो लिमिटेड जो थी, वो तो कह ही रही थी कि मेरे जो गुड्स हैं वो 9032.89 वाली थे, ठीक है। रेगुलेटर थे मेरे जो इस वाली हेडिंग में आ रहे थे, वो तो कह ही रही थी, डिपार्टमेंट उसको डिस्प्यूट कर रहा था। फिर क्या हुआ, 1 मार्च को एग्जाम्शन नोटिफिकेशन आई और डिपार्टमेंट ही मान गया 1 मार्च को कि हाँ ये वही गुड्स हैं। तो ऐसी क्लासिफिकेशन को हम रेट्रोस्पेक्टिवली एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। इन द गिवन केस डिपार्टमेंट हैड इटसेल्फ क्लासिफाइड द डिस्प्यूटेड गुड्स अंडर द कैटेगरी ए बी विच इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम 30th October 2023। द सेड क्लासिफिकेशन कैन बी एक्सेप्टेड प्रायर टू 30th October। तो जो जीएचएन लिमिटेड कह रही है कि मैं 14 अक्टूबर को वही गुड्स जो इंपोर्ट करके लाई हूं वो भी एग्जेम्पशन में आ जाएंगे, तो वो सही कह रही है। तो GHN Limited claimed is valid that the goods imported earlier, जो गुड्स पहले इंपोर्ट हुए हैं वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन है एग्जेम्पशन की, जो ये क्लासिफिकेशन है इस हेडिंग की, वो आपकी रेट्रोस्पेक्टिवली लगेगी, ठीक है। अच्छा है केस लॉ पे ये क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए, Rajwada Operators Limited ROL is registered under GST in the state of Karnataka as an e-commerce operator। ये जो क्वेश्चन है ये TCS अंडर सेक्शन 52 पर क्वेश्चन फ्रेम करा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अमेंडमेंट का भी एक पॉइंट है। इट ओन्स एंड ऑपरेट्स अ वेब पोर्टल विच सप्लाइज वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ वेरियस सेलर सर्विस प्रोवाइडर टू इट्स अल्टीमेट कस्टमर्स। Detail of supplies undertaken through ROL in the month of October 2023 are as under: sale of goods worth 1,47,500 including GST। तो हमेशा हम excluding GST वैल्यू लेते हैं, इसकी फटाफट से हम excluding GST वैल्यू निकाल लेंगे। जो हमारे को रेट दे रखी है वो 18% दे रखी है, तो 1,47,500 divided by 118 into 100, that is 1,25,000। 1,25,000 आ रहा है, ठीक है। रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ राजस्थान टू बी लिमिटेड, ए ने बी को 1,25,000 टैक्सेबल वैल्यू के गुड्स बेचे हैं। आल्सो गुड्स वर्थ टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ टैक्सेबल वैल्यू दे रखी है 1,40,000 सोल्ड बाय ए लिमिटेड। जो पहले ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को 1,40,000 की टैक्सेबल वैल्यू के गुड्स बेचे थे, अब वो रिटर्न बैक हो गए हैं। तो मतलब बी ने फर्दर ए को रिटर्न बैक कर दिए हैं 1,40,000 के गुड्स, ठीक है। और हमेशा जो टीसीएस होता है वो नेट वैल्यू पे लगता है,
मतलब जो सेल है माइनस सेल रिटर्न। सिंस सेल 1,25,000 की है और रिटर्न गुड्स हो गए हैं 1,40,000 के, तो यहाँ पर अभी टीसीएस तो बनेगा नहीं ना, बिकॉज सेल कम की हुई है, रिटर्न ज्यादा के हो गए हैं। ठीक है, तो हमेशा नेट वैल्यू पे बनता है, तो हमें ये नोट लिखना पड़ेगा, सिंस टीसीएस इज कलेक्टेड ऑन द नेट वैल्यू ऑफ सेल। ठीक है, हेयर सेल इज लेस देन इट्स नेट वैल्यू, तो यहाँ पर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं आ, टीसीएस का यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। सेकेंड है वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्रॉम 21 अक्टूबर 2023 टू 30 October 2023 by way of transportation of passenger by motor vehicle by X Limited registered under GST in Karnataka to Z Limited registered under GST in Karnataka। कर्नाटका में एक एक्स लिमिटेड है जिसने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस दी है जेड लिमिटेड को, जो कि कर्नाटका में रजिस्टर्ड है, 5,50,000 इंक्लूडिंग 1,50,000 ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओमनीबस। तो हमने देखा था कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है किसका, पैसेंजर का, बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब्स, तो मोटर कैब है, यहां पर मोटर व्हीकल है, तो ये अंडर सेक्शन 9(5) कवर होते हैं, और जहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी पे करना पड़ता है। ठीक है ना, और जब 9(5) में ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी पे करना पड़ता है तो टीसीएस की लायबिलिटी नहीं होती है। लेकिन फर्दर ओमनीबस के केस में अगर ओमनीबस से कोई पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी है किसी कंपनी ने, देखो यहां पर एक्स लिमिटेड ने दी है, तो कंपनी विल लाइबल टू पे टैक्स, एक्स लिमिटेड विल बी लाइबल टू पे जीएसटी, वहां पर फिर आपका सेक्शन 9(5) नहीं आएगा और तब आपका वहां पर टीसीएस का प्रोविजन लग जाएगा। हेंस जो 1,50,000 है इस पर टीसीएस कलेक्ट होगा, बाकी की रेस्ट वैल्यू पर टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मिस जारा ऑफ मुंबई बुक्स अ रूम फॉर 3 days and 2 nights इन राज निवास पैलेस जोधपुर राजस्थान थ्रू महाराजा रिसोर्ट लिमिटेड एमआरएल। जारा है, उन्होंने क्या करा है, एमआरएल पर, एमआरएल भी एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, वहां पर वो गई और वहां पर वो क्या कर रही है, वहां पर वो महाराजा रिसोर्ट लिमिटेड को, जो होटल है वो आपकी कंपनी है, जो होटल है उसको वो बुक कर रही है। एमआरएल इज इंटीग्रेटेड विद आरओएल, एमआरएल एक और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आरओएल, आरओएल तो हम ही है ना, आरएल तो हम ही है, तो आरओएल से फर्दर इंटीग्रेटेड है। ठीक है, एमआरएल इज इंटीग्रेटेड विद आरओएल हु इज एन एग्रीमेंट विद राजनिवास पैलेस, जिसका होटल से एग्रीमेंट है। राजनिवास पैलेस इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ये रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी, एंड रेजेस एन इनवॉइस फॉर 1,50,000। कंसिडरेशन रिसीव से मतलब नहीं है, इनवॉइस जो रेस करा है वो 1,50,000 का करा है होटल ने। तो हमने देखा था होटल अकोमोडेशन सर्विस पे वैसे सेक्शन 9(5) एप्लीकेबल है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी पे करनी पड़ती है। जहां पे सेक्शन 9(5) आ जाता है वहां टीसीएस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट अगर होटल को लायबल हो जाए रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, और होटल हमारा रजिस्टर्ड है जीएसटी में, होटल अगर लायबल हो जाए रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जीएसटी में, तो फिर होटल इज रिक्वायर्ड टू पे द जीएसटी, ना कि सेक्शन 9(5) नहीं लगता। फिर तब अगर सेक्शन 9(5) नहीं लगेगा तो टीसीएस का प्रोविजन लगेगा। अब ये मल्टीपल ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, तो जब मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं तो हम वो वाला ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू कलेक्ट जीएसटी जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है उसकी जो सप्लायर है। तो सप्लायर हमारा होटल है, इसकी इंफॉर्मेशन किसके पास होगी, आरओएल के पास, सो आरओएल विल बी लायबल टू कलेक्ट जीएसटी। ठीक है, तो हमें कंप्यूट करना है अमाउंट ऑफ टीसीएस। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट वाले केस में सिंस नेट वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है तो इसलिए कोई भी टीसीएस नहीं बना। सेकंड वाले केस में ओमनीबस पर ही नोट पढ़ते हैं, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटर कैब, ओमनीबस थ्रू ई कॉमर्स, देन ई कॉमर्स इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर सेक्शन 9(5). तो टीसीएस इज नॉट एप्लीकेबल वेयर सेक्शन 9(5) एप्लीकेबल। However, where services to be provided by of passenger transportation by omnibus by a company, then section 9(5) will not applicable. TCS will be collected by e-commerce operator. तो जो omnibus वाली सर्विस है उस पर 1% का TCS लगा दिया। होटल अकोमोडेशन के केसेस में वैसे जो सर्विस होती है होटल अकोमोडेशन की वो अंडर सेक्शन 9(5) में एप्लीकेबल होती है, एक्सेप्ट जहाँ पे होटल इज लायबल टू रजिस्टर्ड। होटल लायबल है अगर रजिस्टर्ड में तो सेक्शन 9(5) नहीं लगेगा।
होटल विल पे जीएसटी और टीसीएस के प्रोविजन लग जाएंगे। और मल्टीपल ई कॉमर्स के केस में वो ई कॉमर्स लेंगे जिसके पास इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो आरओएल को कलेक्ट करना पड़ जाएगा जीएसटी, क्योंकि आरओएल के पास इंफॉर्मेशन और होटल रजिस्टर्ड है। तो हेंस जो टोटल अमाउंट आएगा टीसीएस का वो आएगा आपका 3000 रुपीज। आई होप क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिफंड से रिलेटेड है। भगवान मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स कंपनी is registered under GST in the state of Rajasthan and supplies various goods in domestic as well as international markets. It is engaged in both manufacturing and trading of goods. It exports goods without payment of tax under bond or letter of undertaking. ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट है इन रिलेशन टू द गुड्स जो विदाउट बॉन्ड आपके विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, सॉरी विद बॉन्ड विद लेटर ऑफ अंडरटेकिंग विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जो गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं उस केस में जो रिफंड हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट आईटीसी इनटू एडजस्टेड इनटू आपका जो टर्नओवर है एक्सपोर्ट जीरो रेटेड सप्लाई का डिवाइडेड बाय आपका एडजस्टेड टर्नओवर। BMEC provided the following information in relation to various supplies. Taxable value of goods starts supplied within India, तो ये एडजस्टेड टर्नओवर में यूज होगा। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स सन एक्सपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर द लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। लेकिन जो ये गुड्स हैं वो जब सप्लाई डोमेस्टिकली करेंगे तो उनकी जो सिमिलर क्वांटिटी में वैल्यू बैठेगी 6 लाख। तो हम क्या करते हैं 6 लाख का 1.5 से इंटू करते हैं 9 लाख, इन दोनों का लोअर लेते हैं। ये हमारा जीरो रेटेड के टर्नओवर में इंक्लूड होगा। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स मून एक्सपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड, तो वो सेम 1,50,000 का इंटू 1.5 दैट इज 2,25,000, इन दोनों का लोअर दैट इज 2 लाख कंसिडर होगा और इधर 9 लाख कंसिडर होगा। उसके बाद द आईटीसी अवेल फॉर द अबव टैक्स पीरियड इज एज फॉलोज। आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स इसका रिफंड नहीं मिलता, आईटीसी ऑन इनपुट्स का मिलता है एंड इनपुट सर्विस का मिलता है। तो मेरी नेट आईटीसी हो जाएगी 4,50,000, ठीक है। उसके बाद all the above inputs, input service and capital goods are used in the manufacturing process and all the conditions for availing ITC have been complied with. The balance in e-credit ledger, फिर जो भी यहाँ पर फॉर्मूले से जो भी आपका रिफंड आएगा उसको हम कंपेयर करते हैं दो वैल्यू से। फर्स्ट जो बैलेंस पड़ा है इन द ई क्रेडिट लेजर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिफंड एप्लीकेशन 1,50,000 और जो बैलेंस पड़ा है ई क्रेडिट लेजर में एट द एंड ऑफ अक्टूबर 2023 tax period for which refund claim is being filed after GST 3B that is 3,25,000, इन तीनों वैल्यू का हम लोअर लेते हैं तो हमें अमाउंट रिफंडेबल निकालना है। तो आइए आंसर देखते हैं। देखो नेट आईटीसी आपका 4,50,000 आ गया, आईटीसी ऑन इनपुट्स लिया और इनपुट सर्विस लिया। उसके बाद फॉर्मूला नेट आईटीसी टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई अपॉन एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। तो जीरो रेटेड सप्लाई का हमने टर्नओवर फर्स्ट 9 लाख आ गया, 10 लाख का तो एक्चुअल हमारा जो एक्सपोर्ट हुआ था लेकिन सिमिलर वैल्यू 6 लाख थी, उसका इंटू 1.5 करा 9 लाख विच एवर इज लोअर। ऐसे यहाँ पर मून के केस में 2 लाख का हमने एक्सपोर्ट किया था लेकिन सिमिलर वैल्यू 1,50,000 थी, इंटू 1.5 करा दैट इज 2,25,000, लोअर लिया 2 लाख। तो मेरा जीरो रेटेड सप्लाई का टर्नओवर आ गया 11 लाख का और एडजस्टेड टोटल टर्नओवर 11 लाख प्लस 14 लाख दैट इज 25,000। तो 11 लाख डिवाइडेड बाय 25,000 इंटू 4,50,000 दैट इज नेट आईटीसी। तो 1,98,000 का मेरा रिफंड आ गया एज पर द फॉर्मूला। उसके बाद जो 1,98,000 हो गया, सेकंड 3,25,000 जो मेरा पड़ा हुआ है और 1,50,000 जो ई क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशन, इन तीनों का लोअर दैट इज 1,50,000 विल बी द अमाउंट रिफंडेबल। आई होप क्लियर होगा। वरुण गोयल एन IT प्रोफेशनल एंड अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इज रिजाइडिंग इन USA फॉर द लास्ट 14 months। लास्ट 14 months मीन्स 1 year से ज्यादा हो गया है। He wishes to bring a used microwave oven costing approximately 1,85,500 and weighing 15 kg with him during his permanent return to India. He purchased the oven in USA 6 months before and he has been using that oven for the personal use in this kitchen. He is not aware of Indian custom rules. Analyze and summarize the related legal provision of baggage rule. तो बेटा इस क्वेश्चन में जो लगेगा वो रूल 6 लगेगा। रूल 6 में आप अगर देखोगे तो जो इंडियन ओरिजिन के
प्रोफेशनल होते हैं जब वो रिटर्न बैक टू इंडिया होते हैं उसमें एक टेबल दे रखी है और उसके अकॉर्डिंग हमें लिमिट देखनी पड़ती है, जहाँ पे अगर 1 साल से ज़्यादा यूएसए में आप रह चुके हो तो वहाँ पे मतलब बाहर आप अब्रॉड में 1 साल से ज़्यादा आप रह चुके हो तो आपका 2 लाख तक लिमिट है जब तक आप होल्ड कर सकते हो। आइए आंसर की प्रेजेंटेशन देखते हैं और आंसर को समझते हैं। रूल 6, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस। अ पर्सन हु इज एंगेज इन प्रोफेशन एब्रॉड, ठीक है, हमारे केस में भी वो प्रोफेशन था जो एब्रॉड में रह रहा था, एंड इज ट्रांसफरिंग हिज रेजिडेंस टू इंडिया विल बी अलाउड ड्यूटी फ्री क्लियरेंस ऑफ आर्टिकल्स ऑन हिज रिटर्न्स वेयर ड्यूरेशन ऑफ स्टे is more than 1 year but up to 2 years. Personal and household articles other than those mentioned in Article 1, Annexure 1 and Annexure 2 up to the aggregate value 2 lakh is allowed. ठीक है, और जो माइक्रोवेव ओवन है वो Annexure 1 और Annexure 2 में नहीं है, ठीक है, तो इसलिए जो वरुण गोयल है वो NIT प्रोफेशनल ओवन परचेज किया और वो 14 मंथ से रह रहा है बाहर, जिसकी कॉस्ट अप टू 2 लाख है, तो ये एज पर द बैगेज रूल, विद इन एज पर द बैगेज रूल है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। रूल 6 पर एक क्वेश्चन नया बन के आया था, तो इसमें जो लिमिट्स थी वो आपको याद रखनी चाहिए थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, in an order passed dated 1st April 2023 issued to Sitaram Private Limited, the Commissioner of Central Tax, being revisionary authority, has confirmed IGST demand of 1400 crores, penalty of 200 crores and interest of 20 crores. रिविजनरी अथॉरिटी ने ये आईजीएसटी डिमांड कंफर्म कर दी सीताराम प्राइवेट लिमिटेड ने। सीताराम प्राइवेट लिमिटेड ने एडमिट करा टैक्स लायबिलिटी कितना, 200 करोड़ की, 1400 करोड़ में 200 करोड़ उसने टैक्स एडमिट कर लिया, पेनल्टी 20 करोड़ की और इंटरेस्ट 10 करोड़ का उसने एडमिट कर लिया, बट विशेस टू लिटिगेट द बैलेंस अमाउंट, बाकी का अमाउंट वो अपील में लेके जाएंगे। एंड दस सीताराम प्राइवेट लिमिटेड डिपॉजिट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट ऑन 12 अप्रैल 2023 और अपील कहां फाइल करेंगे, एपेलेट ट्रिब्यूनल में, ठीक है। जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल डिसाइड्स द अपील इन द फेवर ऑफ, फेवर में आ गया श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड के। ऑन 12 जून सीताराम प्राइवेट लिमिटेड सबमिट एन एप्लीकेशन सीकिंग रिफंड of the pre-deposit along with the interest and the department acknowledges the application on the same day. The amount of pre-deposit is refunded. Compute the amount of pre-deposit. आपको pre-deposit का amount compute करना है और interest payable on refund आपको compute करना है। Section 112 appeals to appellate tribunal. No such appeal shall be filed unless the applicant has paid. सबसे पहले जितना पोर्शन जो अपीलेंट है उसने एडमिट कर लिया वो तो वो प्री डिपॉजिट में पे करेगा। हमारे क्वेश्चन में जो राम लिमिटेड था उसने एडमिट कर लिया था कितना, ये 200 करोड़ इन टैक्स लायबिलिटी, 20 करोड़ पेनल्टी और इंटरेस्ट 10 करोड़, ये तो तू पे ही कर दे, ठीक है। बाकी जो बचा कुचा है, बचे कुचे में पेनल्टी, बचे कुचे का आप कर दो 20%, बचे कुचे का आप कितना कर दो 20%, ठीक है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50 करोड़ और इन केस ऑफ आईजीएसटी 100 करोड़, और बचे कुचे में पेनल्टी हटा देना और इंटरेस्ट हटा देना, इस पे नहीं मांगेंगे, सिर्फ टैक्स पे। तो देखो क्या लिखा है, नो सच अपील शैल बी फाइल्ड अनलेस द एपेलेंट हैज पेड इन फुल, अगर जो इन पूरा का पूरा दोगे, सच पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स भी, इंटरेस्ट भी, फाइन भी, फी भी, पेनल्टी भी, जो ऑर्डर में एडमिट कर दिए बाय हिम मतलब एपेलेंट, अ सम इक्वल टू 20% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स ओनली इन डिस्प्यूट। तो गिवन केस में, हमारे गिवन केस में द रिविजनल अथॉरिटी हैज कंफर्म्ड आईजीएसटी डिमांड 1400 करोड़, पेनल्टी 200 करोड़, इंटरेस्ट 20 करोड़। श्री राम प्राइवेट लिमिटेड एडमिट्स टैक्स लायबिलिटी, पेनल्टी, इंटरेस्ट टू दिस, ठीक है, वो फाइल कर रहा है अपील। तो जो प्री डिपॉजिट अमाउंट है उसमें क्या होगा, प्री डिपॉजिट अमाउंट में सेल्फ एडमिटेड अमाउंट तो वो डिपॉजिट करेगा ही करेगा फुल में, उसके बाद जो बैलेंस है वो 20% ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट। मेरा टोटल टैक्स कितना था जो डिमांड करे थे 1400 करोड़, जिसमें 200 करोड़ उसने एडमिट कर लिया, तो 1200 करोड़ लेफ्ट बचा। 1200 करोड़ पे 20% 240 करोड़, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 100 करोड़, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 100 करोड़, ठीक है। तो मेरा टोटल प्री डिपॉजिट कितना आया, आईजीएसटी में, टैक्स में 300,
200 तो जो उसने सेल्फ एडमिट करा और 100 करोड़ जो मैक्सिमम आया, पेनल्टी 20 करोड़ जो उसने एडमिट करी और इंटरेस्ट 10 करोड़। फर्दर इसका अंडर सेक्शन 56 कैलकुलेट होगी रिफंड पे एट द रेट 9% पर एनम, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर है वो आपका इस ट्रिब्यूनल ने दिया है ऑन द जब आपका ट्रिब्यूनल ऑर्डर देता है तो 9% पे आपकी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगी। और कब से होगी? फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ अमाउंट, जब हमने वो प्री डिपॉजिट पे करा, टिल द डेट ऑफ रिफंड ऑफ सच अमाउंट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट इनिशिएटेड प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट मिस्टर साहिल। प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग अगेंस्ट कर दी है, मतलब जेल में डाल देंगे आगे जाके। अ टैक्सेबल पर्सन अंडर जीएसटी, मिस्टर साहिल कलेक्टेड 8 करोड़। अब मिस्टर साहिल ने गुनाह क्या करा था? उन्होंने 8 करोड़ कलेक्ट कर लिए थे, 8 करोड़ कलेक्ट कर लिए थे, बट फेल्ड टू पे द सेम टू द गवर्नमेंट बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 3 months। मतलब उसने गवर्नमेंट को जमा नहीं करा और 3 महीने गुजर गए और 8 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए थे। ठीक है, मतलब कलेक्ट टैक्स बट नॉट पेड टू गवर्नमेंट वाला ऑफेंस किया है, नॉट पेड टू गवर्नमेंट एक्सीडिंग 3 months। ठीक है, ही अप्रोच द कमिश्नर ऑन 15th October 2023 with a request for the compounding of offence. Mr. Sahil made full and true disclosure of facts relating to the case. After considering the request, the commissioner directed, request करी तो कमिश्नर ने कहा चलो तुम 5.2 करोड़ रुपीस पे कर दो एज अ कंपाउंडिंग अमाउंट। 8 करोड़ का ऑफेंस किया रहा था, कमिश्नर ने कहा ठीक है 5.2 करोड़ का आप पे कर दो। As per the provision of section 138 read with the relevant rule, examine the issue and provide the answer. First, determine the minimum and maximum compounding amount. Minimum और maximum compounding amount बताना है। Is the amount determined by the commissioner, क्या जो amount 5.2 करोड़ कमिश्नर ने निकाला है वो वैलिड है? और कितने टाइम पीरियड में मिस्टर साहिल को ये कंपाउंडिंग फी पे करनी पड़ेगी? आइए आंसर की तरफ चलते हैं। सेक्शन 138 कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। जनरल लिमिट तो क्या रहती है? मिनिमम 25% ऑफ टैक्स, मैक्सिमम 100% ऑफ टैक्स। बट अगर ऑफेंस ये है, ऑफेंस अगर ये है और अगर ऑफेंस 5 करोड़ से ज्यादा है, हमारे केस में 8 करोड़ का ऑफेंस है, उसने 8 करोड़ का घपला किया, उसने टीसीएस कलेक्ट करके रख ली, सॉरी जीएसटी कलेक्ट करके रख लिया, गवर्नमेंट को पे नहीं कराए, तो ये कॉलम तो हमें देखना ही नहीं है क्योंकि 5 करोड़ से ज्यादा है। और मेरा जो ऑफेंस है वो देखो ये वाला है, कलेक्ट एन अमाउंट एज टैक्स बट नॉट पेड इवन बियॉन्ड 3 months। तो कंपाउंडिंग परसेंटेज क्या लगेगी? मिनिमम 50%, मैक्सिमम 75%। तो जो फर्स्ट आंसर है वो पूछ रहे हैं कि कितना मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट होगा, तो हमारा मिनिमम 50% होगा, मैक्सिमम 75% होगा। किसका? 8 करोड़ का। तो हम कैलकुलेट करके दिखा देंगे। ये देखो, इन द गिवन केस मिनिमम कंपाउंड अमाउंट इज 50% और मैक्सिमम कंपाउंडिंग अमाउंट इज 75%। ऑफेंस क्या है? कलेक्ट जीएसटी बट फेल टू पे गवर्नमेंट बियॉन्ड 3 months। तो मिनिमम अमाउंट कितना हो जाएगा? 8 करोड़ का 50% 4 करोड़ तक आप कंपाउंड कर सकते हो और मैक्सिमम 6 करोड़ तक आप कंपाउंड कर सकते हो। ऑफिसर ने कितना किया है? 5.2, विद इन रेंज है, विद इन लिमिट है, तो हम बता देंगे हाँ भाई ऑफिसर आप सही हो, आपने 5.2 करोड़ करा है। और जो मिनिमम आ रहा है, मिनिमम कितना आ रहा है? मिनिमम आ रहा है आपका 50% ऑफ 8 करोड़ दैट इज 4 करोड़ और मैक्सिमम कितना आ रहा है? 75% ऑफ 8 करोड़ दैट इज 6 करोड़ और विद इन द रेंज 5.2 करोड़ आपने कंपाउंडिंग करी है, तो आपका सही अमाउंट डिटरमाइन हुआ है। तो कमिश्नर ने जो अमाउंट डिटरमाइन किया है कंपाउंडिंग का वो सही है। एप्लीकेंट शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द ऑर्डर टू पे द कंपाउंडिंग अमाउंट एज ऑर्डर्ड बाय द कमिश्नर। जब कमिश्नर ने ऑर्डर किया तो जिस वक्त ऑर्डर रिसीव हुआ उसके 30 days के अंदर अंदर वो पे कर देगा। ठीक है, सो मिस्टर साहिल हैज टू पे कंपाउंडिंग अमाउंट विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर। तो ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है कि 30 days कितने टाइम पीरियड में उसको कंपाउंडिंग अमाउंट पे कर देना चाहिए, तो 30 days में।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिस्टर पांड्या इंपोर्टेड सर्टेन रॉ मटेरियल फ्रॉम जापान, हाउएवर मिस्टर पांड्या वाज नॉट एबल टू फर्निश सर्टेन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द सेड रॉ मटेरियल इंपोर्टेड अलोंग विद द बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। देखना, मिस्टर पांड्या है, उन्होंने कुछ रॉ मटेरियल जापान से मंगाया है, लेकिन मिस्टर पांड्या ना अभी कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर रहे हैं, कर नहीं पाए हैं, ठीक है, टू द सेड रॉ मटेरियल अलोंग विद द बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। तो वो अभी पेपर्स अरेंज कर रहे हैं। मिस्टर पांड्या रिक्वेस्टेड द कस्टम ऑफिशियल टू डिपॉजिट द सेड इंपोर्टेड गुड्स इन अ पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस, कि आप पब्लिक वेयर हाउस में डाल दो फॉर अ पीरियड ऑफ 20 डेज, 20 डेज के लिए, जब तक कि वो अरेंजमेंट कर लें डॉक्यूमेंट्स का। द कस्टम ऑफिसर इनिशियली डिनाइड, सबसे पहले तो उसने मना कर दिया। फॉर अलाउइंग वेयर हाउसिंग, पहले तो उसने वेयर हाउसिंग के लिए मना कर दिया, नहीं हम तुम्हें पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस में डालने नहीं देंगे। एंड आफ्टरवर्ड्स इंसिस्टेड मिस्टर पांड्या टू एग्जीक्यूट एन बॉन्ड फॉर द गुड्स टू बी डिपॉजिट इन वेयर हाउस, और फिर कहा कि इन गुड्स को हम यहां भी नहीं रखने देंगे, आप तुरंत पेपर वर्क करो और इसको वेयर हाउस करो, गुड्स को वेयर हाउस में डालो, पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस में नहीं, वेयर हाउस में डालो, ठीक है, पेपर वर्क कंप्लीट करके। तो एग्जामिन करो करेक्टनेस। तो भाई कस्टम ऑफिसर आप गलत हो, क्योंकि एक सेक्शन आपको विदाउट वेयर हाउसिंग, विदाउट वेयर हाउसिंग अगर याद हो, वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, ठीक है, वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग वाला लगेगा। 30 डेज के पीरियड के लिए आप गुड्स को पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस में डाल सकते हो, जब तक आपका पेपर्स अरेंज नहीं हो जाते। सेक्शन 49 इसको डील करता है। इफ फॉर एनी रीजन द इंपोर्टर इज अनेबल टू फर्निश द डिटेल्स, he may request the custom official to deposit the goods in a public bonded warehouse. This is called warehousing without warehousing. ठीक है, where the assistant commissioner, deputy commissioner of custom is satisfied on the application of importer that the goods cannot be cleared. अभी goods clear नहीं हो सकते रीजनल टाइम में, रीजनेबल टाइम में अभी गुड्स क्लियर नहीं हो सकते, कोई भी रीजन हो सकता है। वॉट इन केस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स वेदर ड्यूटेबल और नॉट एंटर्ड फॉर होम कंजम्पशन, द गुड्स कैन नॉट बी रिमूव्ड फॉर डिपॉजिट इन अ वेयर हाउस, और वो वेयर हाउस में भी नहीं जा सकते इन केस ऑफ एनी इम्पोर्टेड ड्यूटेबल गुड्स एंटर्ड फॉर वेयर हाउसिंग। अभी ना तो वो वेयर हाउसिंग में जा सकते हैं, ना वो क्लियर फॉर होम कंजम्पशन हो सकते हैं। मान लो पेपर वर्क कंप्लीट नहीं है या कोई भी ऐसा रीजन है जब कस्टम ऑफिसर ये बिलीव कर ले, इन सच केस ना तो वो घर पे जा सकते हैं गुड्स, ना वो वेयर हाउसिंग हो सकते। तो ऐसे केस में गुड्स को आप पब्लिक वेयर हाउस में स्टोर करा सकते हो 30 डेज के लिए। तो वही तो वो मांग रहा था कि 20 डेज के लिए मेरा गुड्स पब्लिक वेयर हाउस में डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया फैक्ट्स। इन गिवन केस मिस्टर पांड्या रिक्वेस्टेड द कस्टम ऑफिशियल टू डिपॉजिट द सेड इंपोर्टेड गुड्स इन पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस फॉर अ पीरियड ऑफ 20 डेज। सो एज ही ऑब्टेन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, द कस्टम ऑफिसर इनिशियली उन्होंने मना कर दिया। फर्दर उसने कहा कि आप बॉन्ड एग्जीक्यूट करो वेयर हाउस में डिपॉजिट करने के लिए। कंक्लूजन क्या रहा कि कस्टम ऑफिसर इनकरेक्ट है। सेक्शन 49 के अकॉर्डिंग 30 डेज की परमिशन दी जा सकती है टू डिपॉजिट द गुड्स इन द पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस। आई होप क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 प्योर थ्योरी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, जनरली रिपीटेटिव क्वेश्चन थे। जिसने थ्योरी क्वेश्चन अच्छे से करे होंगे वो इजिली इसको अटेम्प्ट कर जाएंगे, ठीक है। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द रिविजनल अथॉरिटी कैन नॉट एक्सरसाइज द पावर ऑफ रिवीजन अंडर सेक्शन 108। तो अंडर सेक्शन 108 जो रिविजनल अथॉरिटी है वो आपका कहां पर अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती है। फर्स्ट, जहां पे अपील ऑलरेडी फाइल्ड है बिफोर अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। सेकंड, पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, जो ऑर्डर हुआ है वहां से 6 महीने अभी एक्सपायर्ड नहीं हुए हैं, या मोर देन 3 years हैव एक्सपायर्ड, 3 महीने से ज्यादा एक्सपायर हो चुके हैं उस ऑर्डर से। मतलब जिस वक्त वो ऑर्डर आया है या तो अभी 6 महीने नहीं हुए हैं, नया ऑर्डर है, अभी 6 महीने ही नहीं हुए हैं, तो रिविजनल अथॉरिटी अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती। या फिर ऐसा ऑर्डर है जिसके रिगार्डिंग 3 साल गुजर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद
द ऑर्डर हैज ऑलरेडी बीन टेकन फॉर रिवीजन, पहले एक बार ले चुके हैं रिवीजन के लिए तो दोबारा नहीं ले सकते. द ऑर्डर सॉट टू बी रिवाइज्ड इज इटसेल्फ अ रिविजनल ऑर्डर, जिस ऑर्डर को हम रिवाइज कर रहे हैं वो खुद ही एक रिविजनल ऑर्डर है, तो रिविजनल ऑर्डर का रिवीजन नहीं हो सकता. ठीक है, उसके बाद ये तो आपके हो गए जहां पर अथॉरिटी नहीं हो सकती. फिर एक्सेप्शन भी पूछी है, तो हमने डिटेल्ड पढ़ा था. एग्जेम्पशन क्या है, एक्सेप्शन क्या है. द आरए में स्टिल पास एन ऑर्डर, आरए ऑर्डर पास कर सकता है ऑन एनी पॉइंट विच हैज नॉट बीन रेज्ड एंड डिसाइडेड इन अपील. अपील में जो पॉइंट खड़ा भी नहीं हुआ है, जो अपील ऑर्डर में जो ऑर्डर आया है उसमें वो पॉइंट है भी नहीं, डिसाइड भी नहीं हुआ है, उस पर भी जो आरए है वो रिवीजन कर सकता है, ऑर्डर पास कर सकता है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर इन सच अपील. ठीक है, 1 year एक्सपायर ना हुआ हो, या बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशियल ऑर्डर, जो पहले ऑर्डर आया था, विच एवर इज लेटर. तो ये प्योर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था. क्लासेस में हमने इसको डीप समझा है. आप विजिट करिए www.escholars.in और आप कोई भी डाउट हो तो वहां पर आप डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सर्च वारंट. ये भी प्लेन थ्योरी क्वेश्चन है. हु इज कंपिटेंट अथॉरिटी टू इशू सर्च वारंट एंड व्हाट डिटेल शुड कंटेन अंडर अ सर्च वारंट. आइए देखते हैं सर्च वारंट क्या है, कौन इशू कर सकता है. सर्च वारंट का क्या मतलब होता है, जब भी वो किसी बिल्डिंग, किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी से भी इंक्वायरी करने आते हैं ऑफिशियल, तो वो सर्च वारंट लेके आते हैं. तो एन अटेम्प्ट टू फाइंड समथिंग और डिस्कवर एविडेंस ऑफ क्राइम बाय केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ प्लेस, पर्सन, सब्जेक्ट. ठीक है, सर्च वारंट कौन इशू करता है, बाय जॉइंट कमिश्नर और अबव रैंक ऑफिसर, जॉइंट कमिश्नर या उसके ऊपर वाला. और सर्च वारंट में क्या क्या कंटेंट होता है, एक तो क्या गुनाह किया है, भाई कोई गुनाह करा होगा तभी तो सर्च कर रहे हैं. ऑफिसर को लग रहा होगा कि ये फेक बिजनेस है, तो मतलब सप्लाई करी होगी, सप्लाई नहीं करी होगी और बस इनवॉइस रेस कर दिए होंगे, तो जो वायलेशन करा है उसमें वो लिखा होना चाहिए. उस सर्च वारंट का वैलिडिटी पीरियड, नेम ऑफ इशूइंग ऑफिसर, जो जॉइंट कमिश्नर या फिर उसके ऊपर वाला पर्सन इशू कर रहा है जो सर्च वारंट, उसका नाम, और पर्सन जो ऑथराइज्ड है सर्च के लिए. जॉइंट कमिश्नर खुद नहीं आते, जनरली ऑफिसर भेज देते हैं. जो पर्सन ऑथराइज्ड है सर्च के लिए उसका नाम लिखा होगा, सीरियल नंबर लिखा होगा, उस वारंट का प्लेस और डेट ऑफ इशू लिखा होगा, और कौन सी प्रेमाइस आपकी सर्च हो रही है उसका डिटेल लिखा होगा. ठीक है, तो ये प्योर थ्योरी क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का स्कोरिंग क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था. फिर नेक्स्ट इसी में ऑप्शनल में दे दिया which officers under section 72 are empowered and are required to assist proper officer. जो जीएसटी में प्रॉपर ऑफिसर्स होते हैं, कौन कौन से ऑफिसर्स को पावर दी गई है कि ये असिस्ट हेल्प करेंगे प्रॉपर ऑफिसर की. आइए देखते हैं कौन कौन से ऑफिसरों को पावर दी गई है. सेक्शन 72, ऑफिसर्स टू असिस्ट प्रॉपर ऑफिसर, पुलिस हेल्प करेगी जब भी जीएसटी ऑफिसर्स को जरूरत पड़ेगा. जीएसटी में जो प्रॉपर ऑफिसर्स हैं हमारे इंस्पेक्ट जीएसटी में, जैसे जॉइंट कमिश्नर, कमिश्नर, इंस्पेक्टर, एसी, डीसी, ये जो लोग हैं, इनको जब भी हेल्प चाहिएगी ये पुलिस की हेल्प ले सकते हैं, ये रेलवे की हेल्प ले सकते हैं, ये कस्टम ऑफिशियल्स की हेल्प ले सकते हैं. ऑफिसर जो एंगेज्ड है इन द कलेक्शन ऑफ जीएसटी एंड लैंड रेवेन्यू. ठीक है, जितने भी विलेज ऑफिसर्स हैं और जो नोटिफाइड हैं अदर ऑफिसर्स, उन सबकी ये लोग हेल्प ले सकते हैं. ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये, प्योर थ्योरी बेस्ड था, एफटीपी से रिलेटेड भी है, प्योर थ्योरी क्वेश्चन है. अंडर द एफटीपी व्हाट डज द नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान एम्स टू अचीव, ये हमने अच्छे से पढ़ा था. एनुमरेट द ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स विच आर प्रोवाइडेड अंडर, फिर मेजर बताने हैं, एम्स बताने हैं और मेजर बताने हैं किसके, नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान के एम्स. तो नेशनल कमिटी फॉर ट्रेड फैसिलिटेशन के एम्स क्या है, सबसे पहले वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट और टाइम बचाएगी. जो ट्रांसपोर्टिंग वगैरह में कॉस्ट लगती है, टाइम लगता है, वो उसका एम है कि वो रिड्यूस करे. कार्गो रिलीज टाइम को रिड्यूस करेगी, पेपरलेस जाएगी और ट्रांसपेरेंट रखेगी लॉ को, और इन्वेस्टमेंट प्रमोट करेगी. इसके मेजर्स क्या क्या थे,
सिंगल विंडो फैसिलिटी लाएंगे पेरिशेबल गुड्स के लिए। डीजीएफटी ऑनलाइन कस्टमर पोर्टल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, एक ऑनलाइन पोर्टल है डीजीएफटी का। उसके बाद पेपरलेस कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम में। 24/7 हेल्प डेस्क यूजर्स को देंगे, जिससे फास्ट काम हो सकेगा। और ट्रेड फैसिलिटेशन कराएंगे बाय द कस्टम डिपार्टमेंट। तो ये मेजर्स थे, आपको ये सीधा लिखने थे, प्योर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। डिस्कशन खत्म होता है रिगार्डिंग अपना May 24 इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर सीए फाइनल। आप इसको गो थ्रू करिए फॉर योर फर्दर अटेम्प्ट्स एज वेल। जो लोग नेक्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं उन लोगों को भी इसको गो थ्रू करना चाहिए। फर्दर अगर कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू सीए फाइनल कोर्सेज, आप विजिट करिए www.escholars.in। फर्दर अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको कांटेक्ट करना है रिगार्डिंग सीए फाइनल कोर्सेज, आप फोन कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पर, दैट इज 8888880402 पर। ठीक है, आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड रिगार्ड्स।